हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ आरसीसी। इस न्यूमेरिकल में क्रॉस सेक्शन के बारे में हमें दे रखा है, बट उस बीम में कितनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो हमें फाइंड करना है। थ्योरी जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने सारी कवर कर ली थी। इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए वैलेंस सेक्शन क्या होता है, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है, बट थोड़ी सी और नॉलेज चाहिए होगी। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन के केस में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है? बैलेंस सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें कि जब हमारा स्ट्रक्चर फेल होगा तो वो दोनों की वजह से होगा, स्टील एंड कंक्रीट दोनों की वजह से होगा। नाउ स्टील एंड कंक्रीट दोनों की वजह से हो रहा है, इसका मतलब जो स्टील है वो भी अपनी परमिसिबल जो स्ट्रेस है वो अचीव कर लेगा, एंड जो कंक्रीट है वो भी। मीन्स जो स्टील की स्ट्रेंथ होगी वो हम सिग्मा ST बोल सकते हैं, एंड कंक्रीट की सिग्मा CVC, ये अचीव कर लेंगे। तो इस केस के लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंक्रीट फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, न्यूट्रल एक्स, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का भी एक बार आप देख लीजिएगा। नाउ हमें पता है बैलेंस सेक्शन के केस में क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बराबर होते हैं। सो जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया कितना है? अगर ये ऊपर B है एंड ये XA या XC कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पे XC लिखी, B इंटू XC एरिया हो गया, एंड स्ट्रेस क्या होगी? देखिए स्ट्रेस डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे सिग्मा CVC है, यहाँ पे 0 है, तो एवरेज स्ट्रेस कितनी हो जाएगी? सिग्मा CVC प्लस 0/2, ठीक है। एंड लीवर आर्म, तो ये यहाँ पे लग रहा होगा स्ट्रेस, यहाँ पे लग रही होगी, ये कंक्रीट के द्वारा स्ट्रेस एंड ये हमारी स्टील के द्वारा स्ट्रेस, जो उनके बीच की डिस्टेंस को ही हम लीवर आर्म बोलते हैं। मीन्स D - XC/3 हो जाएगा। नाउ XC का हमें फॉर्मूला पता है, XC इक्वल टू क्या होता है? KC इंटू D होता है। तो XC की जगह KC इंटू D, एंड यहाँ पे भी KC इंटू D हम लिख लेंगे। नाउ देखिए KC चेंज नहीं होने वाला है, सिग्मा CVC चेंज नहीं होने वाला है, जो ना ही चेंज होने वाले हैं मीन्स जो चीज़ें कांस्टेंट है उनको हम आगे लिख लेंगे, बट B एंड D चेंज हो सकते हैं, तो B एंड D को इधर लिख लेते हैं, एंड यहाँ से भी हम D कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास इतना, ये क्या है? ये कांस्टेंट आ रहा है, एंड D² आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को हम R मान लेंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें क्या मिलता है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू RBD²। सो हमें ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। Now let's come to our question. Our question is a reinforced concrete beam 200 mm into 400 mm effective depth. देखिए इसका दे रखा है कि जो 400 है ये effective depth है, मीन्स स्मॉल d की वैल्यू, is used over an effective span of 5 मीटर। जो स्पैन है हमारे बीम का वो कितना है? 5 मीटर है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। UDL लग रहा है कितने का? 5 किलोन्यूटन पर मीटर का लग रहा है, इंक्लूसिव ऑफ इट्स ओन वेट। जो हमारी बीम है उसका जो वेट है, मीन्स उसमें जो कंक्रीट एंड स्टील यूज की उसका वेट भी इसी में इंक्लूड है। फाइंड द नेसेसरी स्टील रीइंफोर्समेंट एट द सेंटर। कितना स्टील रीइंफोर्समेंट इस बीम के लिए हमें चाहिए होगा सेंटर पे, वो हमें फाइंड करना है, सेंटर ऑफ द स्पैन। टेक अलाउबल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट एज 130 and 4। जो परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील हमें दे रखी है, एंड हमें M की वैल्यू भी दे रखी है, डेट इज 16। हमें बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसके बारे में भी दे रखा है, उसकी लेंथ भी दे रखी है, उस पर कितना UDL लग रहा है वो भी दे रखा है, एंड फाइंड क्या करना है कि इस बीम में हम जो स्टील रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कितना होगा। लेट्स सॉल्व। सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। क्रॉस सेक्शन में इफेक्टिव डेप्थ, ये इफेक्टिव डेप्थ दे रखी है, ठीक है। सारी चीजें लिख लेंगे। हमें B कितनी दे रखी है, स्मॉल d कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, कुछ इस तरीके की हमारी बीम होगी। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? हमें 5 मीटर दे रखी है। इस पे UDL कितना लग रहा है ये दे रखा है, सिग्मा ST एंड सिग्मा CVC एंड M की वैल्यू दे रखी है। नाउ हमें स्टील कितना प्रोवाइड करना वो निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देखना होगा। जितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा होगा उसी के लिए हम जो हमारा स्टील है वो प्रोवाइड करेंगे। तो पहले मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए जो जब लोड लगता है बीम पे तो उसमें बेंडिंग मोमेंट आता है, उस बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए उसमें एक मोमेंट डेवलप होता है, उसी को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं।
हम बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमें पता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8 होता है। ये हमने सोम में पढ़ा है। तो W की वैल्यू, L की वैल्यू दोनों पता है, तो रख के हम हमारा बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। कितना आ रहा है, 15.625 किलो न्यूटन मीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे न्यूटन mm में। नाउ हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू RBD²। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है, निकाल लिया हमने। B एंड D की वैल्यू हमारी दे रखी है हमें न्यूमेरिकल में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। R एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड B एंड D की वैल्यू रख के हमने R की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ रही 0.488। नाउ जो ये R की वैल्यू आई थी, अगर इसको इसी वाले इक्वेशन में पुट करें तो हमें ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.488 BD²। नो इतना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें चाहिए है। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था हम बीम को डिजाइन करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, तो जरा एक बार बैलेंस सेक्शन के लिए देखते हैं कि उसमें कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिलेगा। सो हमें पता है बैलेंस सेक्शन के केस में हम हमारी जो क्रिटिकल डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ बराबर होती हैं, तो इससे हम केसी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, केसी की वैल्यू निकाल ली तो हमें एक्सी या एक्सए की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, केसी इंटू डी। नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं बैलेंस सेक्शन के केस में कंक्रीट में। ठीक है, कंक्रीट में ये फॉर्मूला होता है हमें पता है, तो इसमें हम एक्सी की वैल्यू रख देंगे, केसी इंटू डी, एंड जो हमारी बी एंड डी की वैल्यू वो नहीं पुट करेंगे, उसके अलावा सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे केसी की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा सीवीसी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 0.587 BD²। हमने बी एंड डी की वैल्यू इसलिए नहीं पुट की क्योंकि यहाँ पे भी हमारी बी एंड डी के टर्म्स में ही हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास। नो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट है 0.488 एंड बैलेंस सेक्शन के लिए जिसके लिए हम ज्यादातर डिजाइन करते हैं उसमें हमें मिलेगा 0.587। नो जब हमारा मोमेंट कम है, हमें कम चाहिए, तो हम ज्यादा के लिए क्यों डिजाइन करेंगे? ज्यादा के लिए डिजाइन करेंगे बेकार का खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, बेकार का एक्स्ट्रा में रिइंफोर्समेंट देना होगा, तो हमें कम के लिए डिजाइन करना है। तो हम ये इसके बैलेंस सेक्शन के लिए इसका मतलब नहीं डिजाइन करेंगे इसको। नो एक बात और सोचिए, देखिए सेक्शन हमारा फिक्स है, सेक्शन फिक्स है, इसका मतलब कॉन्क्रीट जितना हम दे सकते हैं वो फिक्स है। तो अगर हमें ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम स्टील को ही तो इंक्रीज करेंगे। बट इस केस में क्या है कि हमें क्या करना है कि जितना हमें तो कम चाहिए। बैलेंस के केस में तो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है मूवमेंट, हमें तो कम मूवमेंट चाहिए। वैसे ही जैसे अगर आपको मजबूती प्रोवाइड करनी तो स्टील ज़्यादा डालनी होती है, वैसे अगर आपको कम मजबूती प्रोवाइड करनी इसका मतलब स्टील थोड़ी कम यूज़ कर लेंगे हम। सो कंक्रीट तो उतना ही यूज़ करना है क्योंकि वो सेक्शन हमारा फिक्स है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए बैलेंस के केस में अगर करेंगे तो हमारी स्टील ज़्यादा यूज़ हो जाएगी, लेकिन इतना तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें चाहिए नहीं, हमें तो कम चाहिए। तो इसका मतलब हम बैलेंस के लिए नहीं करेंगे, हम थोड़ी कम स्टील यूज़ करेंगे। स्टील कम यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या है, कौन सा सेक्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। सो यहाँ पे वही बात लिखी है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें कम चाहिए, तो इसके लिए हम अंडर रिइंफोर्स्ड बीम बनाएंगे। अब बीम हमारी अंडर रिइंफोर्स्ड है, इसका मतलब जो हमारी स्टील है वो तो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो तो अचीव कर लेगी, लेकिन कंक्रीट नहीं अचीव कर पाएगा। इसका मतलब सिग्मा ST तो हमारी 130 होगी, लेकिन जो सिग्मा C है कंक्रीट है वो सिग्मा CVC के बराबर नहीं होगा, मतलब सिग्मा C होगा, सिग्मा CVC हम नहीं यूज़ करेंगे। नो XA एंड XC की वैल्यू जो है बैलेंस सेक्शन के लिए तो हमें पता है, ठीक है, KC इंटू टी। लेकिन अब हमें चूंकि पता है कि हम अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हमें XA एंड XC की वैल्यू चाहिए होगी, तो हमें XA की वैल्यू पहले निकालनी है। लेकिन उससे पहले हम सिग्मा C की वैल्यू निकालेंगे कि सिग्मा C कितना होगा हमारा। सिंस ये हमारा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, इसका मतलब जो स्टील तो है वो तो अपनी सिग्मा ST अचीव कर लेगी, लेकिन जो हमारा कंक्रीट है वो सिग्मा CVC नहीं अचीव कर पाएगा, कोई सिग्मा C होगा, वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा CVC की जगह सिग्मा C लिखना है, सिग्मा C की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे एंड सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी में लगाएंगे एंड सिग्मा C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XA हम फाइंड कर लेंगे। सिग्मा ST 130 होगी, ये तो हमने ऊपर से जान ही लिया है, और M की वैल्यू हमें दे रखी, तो हमें सिग्मा C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ XA मिल जाएगी। नाउ जो सिग्मा C की वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कंक्रीट जब लगाएंगे तो यहाँ पे आगे सिग्मा CVC नहीं लिखना, सिग्मा C लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे सिग्मा CVC तो अचीव ही नहीं कर पा रहा कंक्रीट हमारा, बिकॉज स्टील कम है, स्टील पहले ही फेल हो जाएगी।
हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है, बी हमें पता है, एक्स हमें चाहिए, सिग्मा सी अभी हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लिया, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, डी हमें पता है एंड सिर्फ एक इक्वेशन एंड एक वेरिएबल होगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमने सिग्मा सी की वैल्यू पुट कर दी तो हमें ये इस तरीके से एक इक्वेशन मिली। इसको हम सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू 3 मिलेंगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमें 3 एक्स की वैल्यू मिल रही है ना। इसमें पहली वाली तो 1231 है, तो ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये डी की वैल्यू हमारी 400 है, तो एक्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती। माइनस में हम ले नहीं सकते माइनस, तो हमें जो एक्स की वैल्यू होगी हमारी वो कितनी होगी 121.97878। आप इसको कैल्सी में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ना करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इस तरीके से भी अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हम ये यहाँ से इसको इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं, तो इसको भी हम कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यही हमारी वैल्यू आ रही है। ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। ना हमें एक्स की वैल्यू मिल गई अंडर इनफोर्स के केस में, तो हम जो हमारी सिग्मा सी की वैल्यू है वो निकाल लेंगे, क्योंकि अभी तो हमने सिग्मा सी को एक्स के टर्म्स में निकाला था, तो बस एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये हमें सिग्मा सीवीसी मिल रही है। सॉरी सिग्मा सी, सीवीसी तो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, वो तो यूज नहीं हो रही है, तो सिग्मा सी मिल गई हमें। नाउ सिंपली एरिया ऑफ मूवमेंट फॉर कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ मूवमेंट फॉर टेंशन लगाएंगे एंड वहां से हम एएसटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको टोटल कंप्रेशन लिखो या एरिया ऑफ मूवमेंट ड्यू टू कंप्रेशन एंड एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ टेंशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे सिग्मा सीवीसी नहीं है, हमारा क्या है सिग्मा सी है। सिग्मा सी अभी हमने फाइंड कर लिया। सिग्मा एस टी हमें दे ही रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी है, सिर्फ ए एस टी चाहिए, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, तो हमें ए एस टी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 334.6 mm स्क्वायर। सो जो न्यूमेरिकल में हमसे पूछा था कि ए एस टी कितनी चाहिए तो वो मिल गई हमें, बट हमें इसको चेक भी करना होगा कि क्या ये AST हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है वो बस यहाँ तक करना है, चेक एक्स्ट्रा करना है तो वो देख लेते हैं। सो चेक कैसे करेंगे, चेक करना बहुत इजी है। देखिए एक बार मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू कॉन्क्रीट निकालो, अगर वो सही आ रहा है देन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टील निकालो, दोनों सही आ रहे हैं इसका मतलब हमारा ओके है, हमने जो AST प्रोवाइड किया वो सही है। आई होप अभी तक आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आ गया होगा। देखिए एरिया इंटू स्ट्रेस इंटू लीवर आर, अब हमारे पास बी की वैल्यू भी है, एक्स की वैल्यू भी हमने निकाल ली, बस यहाँ पे सिग्मा सी भी सी नहीं, सिर्फ सिग्मा सी। ठीक है, सिग्मा सी की वैल्यू रखेंगे, सिग्मा सी निकाल ली, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना था 15.625, यहाँ पे कितना आ रहा है 15.63, मतलब अप्रॉक्स सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये ओके है, कॉन्क्रीट के केस में ओके है। नाउ इसी तरीके से स्टील के केस में भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये एरिया इंटू स्ट्रेस मीन्स फोर्स हो गया, इसकी मल्टीप्लाई लीवर आर्म से कर दी एंड चेक करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है 15.63, इसमें भी सेम आ रहा है, तो ये भी ओके केस है, ये भी ओके केस है। आई होप आपको समझ आया होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।